देखिए, विस्कोसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं एज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लिक्विड। जैसे सॉलिड है, जैसे लिक्विड सॉलिड हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये हैंड हो गया, रिलेटिव मोशन हुआ तो हाथ पे फ्रिक्शन लगेगा, बोर्ड पे भी लगेगा। लेकिन वही जब लिक्विड में फ्रिक्शन फोर्स होता है उसका नाम विस्कोसिटी। एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स है, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो लिक्विड में होता है उसका नाम थोड़ा बदल जाता है, कॉल्ड विस्कस फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज द विस्कस फोर्स। प्रॉपर्टी जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसका नाम विस्कोसिटी। नाम में कोई मतलब नहीं। अब देखो ऐसा है, ये विस्कस फोर्स क्यों लगता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स क्यों लगता था? जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टच किया और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता था या रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी होता था। तो यहाँ पे लिक्विड को हम लोग डिफरेंट लेयर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली लिक्विड में कोई लेयर होता नहीं है। जैसे ये जो कॉपी है, देखो जैसे ये जो कॉपी है इस पे पेपर्स अलग अलग है ना, ठीक है। उसी तरह से मान लो इतना थिक लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड को हम लोग ऐसे ऐसे अलग अलग लेयर्स के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है। एक एक पतला पतला लेयर, एक एक पेपर मतलब एक एक लेयर। उस टाइप से हम लोग एज्यूम करते हैं लिक्विड को एज डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। इससे बेनिफिट ये होगा कि थोड़ा समझना आसान हो जाता है, ठीक है। देखो जैसे जैसे इस लेवल से यहां तक लिक्विड है, यहां से यहां तक लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड को हम लोग लेयर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट लेयर थिकनेस इतना मोटा नहीं है लेकिन बड़ा थिकनेस से दिखा ताकि दिखे पता चले। सेकेंड लेयर, और दोनों लेयर्स के बीच में यहाँ जो गैप दिख रहा है एक्चुअली में कोई गैप नहीं है, कटा हुआ है सब, ठीक है। गैप इसलिए दिखा गया ताकि कुछ एनालाइज करना हो तो दिखाया जा सके। इस तरह से हम लोग लिक्विड जो यहां से ऊपर तक होगा ग्राउंड से हाइट तक, उसे हम लोग अलग अलग लेयर्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंट लेयर, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जब हम लोग अलग अलग लेयर्स सेलेक्ट करते हैं, वी सेलेक्ट द डिफरेंट लेयर, तो हर डिफरेंट लेयर्स का वेलोसिटी अलग अलग होता है। जैसे मान लो कहीं नदी है, पानी बह रहा है, गहराई कम है, तो ये ग्राउंड का पॉइंट, ये नदी के पानी का टॉप लेवल, ठीक। अब होता क्या है कि जब एनालाइज किया जाएगा तो पता चलता है टॉप लेवल का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे हाइट नीचे आएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी का वैल्यू कम होता जाएगा। जैसे टॉप लेयर का वेलोसिटी मैक्सिमम और नीचे आओगे तो वेलोसिटी कम होता जाएगा, और लोवेस्ट पॉइंट जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है इसका वेलोसिटी हो जाता है 0, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि सही में ऐसा होता है? तो एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर मान लो आप नल खोल दिए, पानी आ रहा है, अब ये टैप हो गया, पानी नीचे आना चालू किया, अगर आप अपने हैंड को यहाँ रख दिए तो पानी जब आपके हैंड पे फॉल करेगा तो आपको एक फोर्स फील होगा, ठीक। टैप का लेवल फिक्स, आप अपने हाथ को थोड़ा और नीचे ले जाओ तो पानी नीचे गिरने का हाइट बढ़ गया। तो यहाँ जब पानी हैंड पे फॉल करेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा ना। तो ज्यादा वेलोसिटी जब हिट करता है तो आपको फोर्स ज्यादा फील होता है, और नीचे ले जाएंगे तो वेलोसिटी और ज्यादा, तो फोर्स और भी ज्यादा फील। सेम फंडा यहाँ लगाता है। नदी में पानी जा रहा है, आप अपने हैंड को टॉप लेवल पे ऐसे लगा दो, कुछ फोर्स तो फील होगा। वही हाथ को थोड़ा सा और नीचे ले जाओ, फोर्स थोड़ा कम लगेगा, आते वाले लिक्विड जो फोर्स लगाएगा वो कम लगेगा। यहाँ पे रख देंगे तो और भी कम, इस लेवल में तो सबसे कम फोर्स। दैट मीन्स लिक्विड का वेलोसिटी यहाँ सबसे कम था इसलिए फोर्स कम था, यहाँ फोर्स सबसे ज्यादा है क्योंकि लिक्विड का वेलोसिटी ज्यादा है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट मेथड से भी हम लोग बता सकते हैं
इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, इसका वेलोसिटी लगभग 0। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी का वैल्यू है टाइम के साथ बदलता नहीं है। ये वेलोसिटी का वैल्यू टाइम के साथ बदलता, दिस वैल्यू इज ऑलवेज अ फिक्स्ड वैल्यू दैट डजंट चेंजेस विद टाइम। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए, तो अगर हम लोग डॉटेड लाइंस इसको बनाना चाहे तो ऐसे देखते हैं, सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसका, उससे कम ये, इसका मैग्नीट्यूड छोटा ना वेक्टर का, तो लेंथ छोटा मतलब मैग्नीट्यूड छोटा, वेलोसिटी का वैल्यू भी छोटा, तो मैग्नीट्यूड कीप्स ऑन डिक्रीज एंड फाइनल मैग्नीट्यूड बिकम्स 0। इस तरह से ऐसा होता है। ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आते हैं, जो विस्कस फोर्स, इसका वेलोसिटी 0 है, इसका वेलोसिटी बड़ा है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में आगे जाएगा। तो जब ये फॉरवर्ड मूव करेगा तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा लेफ्ट, वेलोसिटी के अपोजिट F1। नाउ न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मतलब इस पे जब फ्रिक्शन इधर लगेगा तो ये इस पे बदला लेगा, तो इस पे फ्रिक्शन इधर लगा था तो अपोजिट फोर्स फ्रिक्शन आगे, तो इक्वल एंड अपोजिट। ये F1 है तो ये वैल्यू भी F1 ही कहलाएगा, दूसरा नहीं। चलो अब इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों में बड़ा वेलोसिटी इसका, ये जल्दी आगे भागेगा, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे, तो ये फ्रिक्शन लगेगा इस पे F2, नया नाम दे देते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। इस पे F2 पीछे लग गया तो इस पे वही F2 आगे लग जाएगा। F2 समझ में आ गया है? उस तरह से बाकी सब में भी तो लगेगा, इट कुड बी F3, F3, F4 सबका होगा। ठीक है, अब ये जो फोर्सेस है जैसे F1, F2, F3, F4, ऑल फोर्सेस आर इक्वल। n तक मान लो होगा तो n तक का सारे फोर्सेस इक्वल होते हैं। ऐसा क्यों? देखो हम लोगों ने एक और चीज ऑब्जर्व किया था, एनालाइज करने पे पता चलता है कि कोई भी लिक्विड के लेयर चुन लो, उसका जो वेलोसिटी होगा वो एक फिक्स होता है। जैसे इसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा जब 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये नहीं कि आधे घंटे के बाद इसका वेलोसिटी 20 की जगह 30 हो जाएगा। इसका वेलोसिटी 20 है तो हमेशा इसका वेलोसिटी 20 ही रहेगा, टाइम के साथ इसका वेलोसिटी बदलने वाला नहीं है। तो जो भी इसका वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं बदलेगा, वेलोसिटी नहीं बदलेगा मतलब एक्सेलरेशन इसका 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब नेट फोर्स, तो इसका वेलोसिटी भी जो है वो टाइम के साथ नहीं बदलेगा। तो हर एक लेयर पे नेट फोर्स का वैल्यू 0, दैट डजंट चेंजेस विद टाइम। तो 0 मतलब देखो इस पे दो फोर्स लगा, F3, F2, 0 मीन्स F2 शुड बी इक्वल टू F3। यहां भी देखो F1, F2 है, नेट फोर्स 0 मीन्स F1 शुड बी इक्वल टू ऑल फोर्सेस आर इक्वल। और ये जो इक्वल है, किसी भी एक फ्रिक्शन का नाम ले दो, वेदर इट बी F1, F2, कोई भी एक, इन सभी का नाम कहलाएगा विस्कस फोर्स। इसी का नाम कहलाएगा विस्कस फोर्स, कोई भी एक फ्रिक्शन फोर्स का नाम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या है? ठीक है, ये सब लेयर तो बीच में है, दो फोर्स लग गया, टॉप लेयर का क्या? टॉप लेयर पे भी तो है, तो इसके साथ तो नीचे वाला लिक्विड है। ठीक, तो नीचे वाला लिक्विड है तो इसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा, Fn बना लो। लेकिन ऊपर तो कोई नहीं है, ऊपर तो कोई भी नहीं है, तो क्या यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? विस्कस फोर्स कब होता है? जब डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड की वजह से, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो क्या यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना? तो यहाँ क्या होता है, थोड़ा चीज बदल जाता है जो एयर के साथ कांटेक्ट में होता है। तो यहाँ एयर हो गया, ये लिक्विड, एयर और लिक्विड की वजह से जब लिक्विड फ्लो करता है तो अपने साथ हवा को भी लेके जाएगा। जैसे मान लो अगर आप सिंपल हाथ को ऐसे करते मूव करा, तो इधर वाला लिक्विड एयर जो मॉलिक्यूल, उसकी तो मजबूरी है, ये धक्का दिया तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर वाले लिक्विड जब सटा हुआ ऊपर का एयर मॉलिक्यूल, उसकी कोई मजबूरी है क्या? ये तो कांटेक्ट में नहीं है, ये तो जहां था वैसे रह सकता था।
लेकिन होता क्या है कि अगर हाथ को ऐसे सामने रखो तो आपको एयर फील होता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो मॉलिक्यूल ठीक ऊपर वाला है वो भी इसके साथ थोड़ा सा ड्रैग अवे बह जाता है। ठीक है, अब एयर का मास तो बहुत छोटा है, तो जैसे आएगा, तो इसकी वजह से एयर और वाटर की वजह से भी इस पे फ्रिक्शन लगेगा, और वो फ्रिक्शन लगता है इस तारीख। लेकिन इस फ्रिक्शन का नाम विस्कस फोर्स नहीं होगा। विस्कस फोर्स लेयर्स ऑफ लिक्विड वाला ही नाम कहना है, लेकिन वैल्यू वाइज दोनों सेम, बट वैल्यू वाइज दोनों सेम। ठीक है, तो ये कहानी है विस्कस फोर्स की। ठीक है ना, अब इसी में अगर हम लोग कोई मटेरियल पुट कर देते हैं, ठीक है, जैसे अपने हाथ को ऐसे रख दिए, तो लिक्विड जो फ्लो कर रहा है इधर जाएगा, आपके सरफेस के साइड टच होते हुए जाएगा, तो हाथ के सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, तो वो इसका नाम भी विस्कस फोर्स होगा। इस विस्कस फोर्स के लिए एक फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज गिवन बाय F इक्वल्स ईटा A dV अपॉन dz। अगर हम लोग यहाँ वेक्टर साइन लेते हैं तो यहाँ एक माइनस साइन भी डालते हैं। जब हम लोग यहाँ वेक्टर लिखेंगे तो एक माइनस साइन भी डालेंगे। माइनस साइन क्या बताएगा? फ्रिक्शन फोर्स ही तो है विस्कस, तो मोशन के डायरेक्शन में या अपोज करने के लिए अपोज करते, वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, इसलिए यहाँ माइनस। तो बाकी टर्म्स क्या क्या है पहले वो समझते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग, इस फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अगर इसको डिराइव करना है तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़े थे स्टार्टिंग में, यूनिट्स एंड डायमेंशन में, LHS का डायमेंशन इक्वल टू RHS का डायमेंशन, उसका यूज करके प्रूव कर सकते हैं कि फॉर्मूला सही है। ठीक है, इसका कोई प्रूविंग पढ़ना आपके सिलेबस में नहीं। ठीक, अब एक एक करके टर्म देखते हैं। देखो, इसमें जो पहला टर्म आता है n को बढ़ा के, इसको पढ़ते हैं हम लोग ईटा। ईटा पत्थर पहले वाला ईटा, हाँ ग्रीक वर्ड है। ये ईटा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब ये जो टर्म है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड में। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। मतलब अगर लिक्विड अलग अलग है, पानी के लिए अलग वैल्यू है, कप सिरप के लिए अलग वैल्यू है, पेट्रोल के लिए अलग वैल्यू होगा ईटा का, केरोसिन ऑयल के लिए अलग वैल्यू होगा। ठीक है, शुगर केन जूस अलग, ऑरेंज जूस अलग, कोई भी नींबू पानी अलग, पीने वाला पानी भी अलग। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग वैल्यू, लिक्विड बदलेगा ईटा का वैल्यू बदलेगा। ठीक है, चलो, अब ये टर्म जो है ईटा प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी भी होता है। मतलब सिंपल सी कहानी है कि अगर लिक्विड थिक है, मोटा लिक्विड है, थिक लिक्विड सेमी सॉलिड टाइप का हो गया, तो उसमें क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो डेंसिटी बढ़ेगा तो ईटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बताओ, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। तो डेंसिटी घटेगा तो ईटा का वैल्यू भी घटेगा। तो ईटा इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? इनवर्सली ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटेगा तो ईटा भी घटेगा। चलो, ये बताओ, अगर हम लोग इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं मतलब पानी था, उसमें क्या किए? सॉल्युबल चीनी मिला दिए। ठीक है, तो डेंसिटी उसका वही हो गया कि बढ़ गया? सॉल्ट मिला दिए, डेंसिटी बढ़ गया। तो इम्प्योरिटीज ऐड करने से डेंसिटी बढ़ जाएगा।
और डेंसिटी बढ़ जाएगा तो विस्कस फोर्स का वैल्यू भी, विस्कोसिटी भी, तो दैट मीन्स ईटा increases on adding impurities. impurities जब ऐड करते हैं तो ईटा का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। ठीक है, इन सब में तो कोई कहानी कोई दिक्कत नहीं ना। देखो ईटा की कहानी जान लो। दूसरा टर्म है ए, तो ईटा क्या होगा, कोई भी लिक्विड का होगा वो जनरली गिवन होता है। दूसरा टर्म है ए, जैसे कि नाम है इट शुड बी ए गया। ठीक है, तो ये हम लोग बताते एरिया है कौन सा, जो लिक्विड का सरफेस के पैरेलल है, एरिया पैरेलल टू द सरफेस ऑफ लिक्विड। और ये पैरेलल वर्ड का मतलब वेलोसिटी के पैरेलल भी कह लो। दिस इज द एरिया ऑफ सॉलिड पैरेलल टू लिक्विड और पैरेलल टू वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, इसका मीनिंग पहले समझते हैं। जैसे कि मान लो इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सरफेस के ऊपर लगा देंगे। पानी का लेवल था, सिर्फ नीचे वाला सरफेस टच किया। ठीक, तो यहां से जब देखेंगे तो लिक्विड यहां से ऐसे जाएगा, इस सरफेस के पैरेलल ही गया, तो इस सरफेस के पैरेलल जाएगा तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो इस सरफेस पे पैरेलल फोर्स लगा, तो वेलोसिटी के पैरेलल जो सरफेस है वो लेना है। अब देखो ये वाला सरफेस थोड़ा अंदर डाल देते हैं, तो लिक्विड जो आएगा इसको डायरेक्ट धक्का मारेगा, तो डायरेक्ट धक्का मारेगा, इसका नाम फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं कहलाएगा। ऊपर जो जाएगा वो ऐसे जाएगा पैरेलल टू सरफेस, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। मतलब जो एरिया है और लिक्विड का वेलोसिटी है दोनों पैरेलल हो गया, तो वैसा ही एरिया लेंगे, इस एरिया पे भी पैरेलल, इस एरिया पे भी पैरेलल। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो विस्कस फोर्स है, इसके पैरेलल लगा वो विस्कस, ये भी विस्कस, ऊपर साइड वाला विस्कस, और प्रेशर की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो विस्कस नहीं होगा। एरिया समझ में आया? वेलोसिटी के पैरेलल जो सरफेस का एरिया होता है वही एरिया हम लोगों को लेना होगा। दिस इज क्लियर? एंड द लास्ट टर्म dv अपॉन dz। देखो, तो यहां जो टर्म है dv अपॉन dz, इसका नाम कहते हैं हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ different layers of liquid with respect to depth। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है पहले जैसा ही, बट रिलेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। इसका मीनिंग क्या है थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है, और इसका वैल्यू निकालने का भी सीखते हैं। देखो यहां जैसे देखो टॉप लेयर का वेलोसिटी होगा मैक्सिमम, जिसका नाम बता देते हैं हम लोग वी मैक्स। यहां से यहां तक का डेप्थ होगा कुछ, गहराई, हाइट h, हाइट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो देखो जनरली क्या होता है, ये लिक्विड इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, और सरफेस क्या है, ग्राउंड। ग्राउंड का वेलोसिटी 0, तो इसके साथ जो लिक्विड है उसका वेलोसिटी भी 0, तो इसका वेलोसिटी 0, इसका वेलोसिटी 0 है। तो दो लेयर्स का वेलोसिटी पता है, तो दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी v max माइनस 0, और दोनों के बीच का डेप्थ, तो इट इज
वी मैक्स -0/h। ठीक है, अब देखो इसी में अगर मान लो हम लोग एक लेयर बनाए, इसके वेलोसिटी का नाम v1 बनाए और ये बीच का हाइट है y। ठीक है, तब देखो अपने पास दो लेयर का वेलोसिटी है या नहीं, तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, v मैक्स -v1 और दोनों के बीच का गैप y। ऐसे भी चलेगा। तो जनरली ये जो dv/dz है, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, हमेशा बदलता नहीं है। मतलब एक बार जो ये वैल्यू मिल गया, दिस वैल्यू इज जनरली ए कांस्टेंट। अब यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ से इसका लाइन बना लेते हो, ऐसे ज्वाइन कर दिए, तो यहाँ एक एंगल बनेगा थीटा, तो tan थीटा क्या कहलाएगा, तो परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन v मैक्स और बेस मतलब h, ये tan थीटा ही ना, v मैक्स बाय h, and this value is actually a tan theta, basically a tan theta। I think फॉर्मूला क्लियर। फॉर्मूला पहले नोट कर लीजिए, फिर इसे अप्लाई करते हैं। और इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अच्छा, वन मोर थिंग, जैसे यहाँ ग्राउंड था, ग्राउंड का वेलोसिटी 0, तो उसके साथ जो लिक्विड कांटेक्ट में था उसका वेलोसिटी भी 0। अगर मान लो ग्राउंड की जगह कोई कंटेनर होता, कंटेनर आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो उसके साथ जो सटा हुआ लिक्विड होगा उसका वेलोसिटी भी सेम 10 मीटर पर सेकंड। और ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, a square plate of side 10 meter is kept on moving liquid with 50 meter per second। Depth of liquid is 10 meter। Coefficient of viscosity being eta, find viscous force acting on the square plate assuming one of its horizontal surface touches the moving fluid। This is the question, touches the moving fluid। A square plate of side 10 meter is kept on moving liquid with 50 meter per second, velocity of the liquid layer is 50, depth of the liquid is 10 meter, coefficient of viscosity being eta, find viscous force acting on the square plate
assuming one of its horizontal surface touches the moving fluid. चेक कर लेते हैं। देखो ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं ना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। क्वेश्चन पढ़ के आपको माइंड में विजुअलाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअली सिचुएशन कैसा है, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला। चलो चेक कर लेते हैं। मिला जुला के फॉर्मूला तो एक ही है, अप्लाई तो सही करना पड़ेगा। तो पहले सिचुएशन विजुअलाइज करते हैं। देखो फिर से देखो भाई, यहाँ पे लिक्विड फ्लो किया, ऐसे रख दिए, स्क्वायर प्लेट हो गया, इसका वन ऑफ द सरफेस टच किया, बेस टच किया, तो ये लिक्विड यहाँ से ऐसे जाएगा तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसका वैल्यू, फंडा क्लियर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ईटा गिवन, एरिया कौन सा लेंगे, नीचे एरिया, साइड लेंथ ये भी 10, ये लेंथ भी 10, तो 10 into 10 एरिया। चेंज इन वेलोसिटी, तो टॉप लेयर का वेलोसिटी क्या दिया है 50, ग्राउंड का वेलोसिटी 0, तो चेंज इन वेलोसिटी 50 माइनस 0 बाय डेप्थ 10, फॉर्मूला बेस, ठीक है। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा, इट इज माइनस ईटा इज 10 into 10 dv, change in velocity 50 minus 0 by 10। क्या आएगा आंसर बताइए, 0 0 कट जाएगा, माइनस 500 ईटा। कंफ्यूजन तो नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं। It's a hollow cylinder. Solid cylinder. This is the common axis. छोटे का रेडियस A, बड़े का रेडियस B। इस दोनों के बीच में लिक्विड है, ऑल वेयर लिक्विड, ठीक है। छोटे का वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। Find viscous force acting per unit length on, पहला, smaller cylinder, second, larger cylinder। आपको निकालना है विस्कस फोर्स जो लगेगा पर यूनिट लेंथ पे, ठीक है। एक मैं बताता हूं, दूसरा आप लोग निकालेंगे। कौन सा मैं बताओ, ये बताओ, स्मॉलर पे, ठीक, पहला स्मॉलर, ठीक है। फॉर्मूला वाइज लिक्विड का ईटा गिवन है, ईटा ए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अलग से। चलो बता, डायरेक्शन पहले देख लेते हैं। छोटे वाले का वेलोसिटी बड़ा है या बड़े वाले का वेलोसिटी बड़ा,
छोटे का वेलोसिटी बड़ा है ना, बीच वाले का, इसका वेलोसिटी याद रिस्पेक्ट फ्रिक्शन कितना मिलेगा, पीछे, पीछे मतलब ये डायरेक्शन का नाम राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, तो इस वाले पे लेफ्ट, इजी, डायरेक्शन तो कोई इशू नहीं। चलो फॉर्मूला ईटा ए, कौन से एरिया लेना चाहिए, कौन सा चाहिए, जो लिक्विड के साथ कांटेक्ट में, जैसे ये सिलेंडर है आगे भागेगा, इधर चारों तरफ से लिक्विड है, तो लिक्विड को ऐसे टच करते हुए जाएगा, तो कौन सा सर्फेस रहेगा, कर्व सर्फेस, तो कर्व सर्फेस एरिया का फॉर्मूला, सिलेंडर का कर्व सर्फेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू लेंथ, 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। अब आपको फोर्स किस पे निकालना है, छोटे पे, तो सरफेस एरिया बड़े वाले का लेना है कर्व सरफेस एरिया कि छोटे वाले का, फॉर्मूला 2 पाई छोटे वाले का रेडियस ए इंटू एल, लेकिन यहाँ क्या दिया है, मतलब लेंथ का वैल्यू क्या लेना है, ईटा इंटू ए, समझ में आया। चेंज इन वेलोसिटी, अब देखो जो वेलोसिटी में हम लोग चेंज इन वेलोसिटी लेते हैं वो लिक्विड मॉलिक्यूल का लेते हैं, तो इसका वेलोसिटी है लेकिन यहाँ लिक्विड नहीं है, ठीक है। लिक्विड मॉलिक्यूल जिसके साथ सटा हुआ है वो कौन सा है, ये, इसका वेलोसिटी नहीं है, तो इसका वेलोसिटी 30 है, तो सॉलिड है तो हर पॉइंट का वेलोसिटी 30, तो इस लिक्विड मॉलिक्यूल का वेलोसिटी भी कितना होगा 30, ठीक है। और दूसरा लिक्विड का मॉलिक्यूल का वेलोसिटी जो इसके साथ सटा हुआ है उसका वेलोसिटी 10 है ना। इस लेयर का जो वेलोसिटी है, बड़े वाले सिलेंडर का वेलोसिटी, उसके साथ जो लिक्विड मॉलिक्यूल अटैच होगा उसका वेलोसिटी, और दोनों वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी समझ में आया। तो बताओ इन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी, एक 30 और एक 10 सेम डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी घटाएंगे ना, एक ही डायरेक्शन में घटाएंगे, अपोजिट आएगा तो ऐड करेंगे, ये तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो घटाएंगे, ये क्या हो जाएगा 30 माइनस 10 अपॉन, क्या था ये डेप्थ, मतलब दो पॉइंट के बीच का डेप्थ, इसका नाम बी, इसका नाम ए, बीच का गैप बी माइनस ए, बी माइनस ए, समझ में आया। फिर से एक बार देखो, डिस्कस हो, ईटा फिक्स वैल्यू है वो तो रहेगा, ए गया तो जो सरफेस के पैरेलल गया तो छोटा वाला सिलेंडर आगे जा रहा था, तो लिक्विड तो ऐसे ऐसे मूव करेगा, फोर्स लगाएगा इस पे, तो कौन सा एरिया इन्वॉल्व हो गया, कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू लेंथ, तो छोटे वाले का रेडियस ए है तो 2 पाई ए इंटू लेंथ, लेकिन यूनिट लेंथ के लिए निकालना था तो एल का वैल्यू 1 लेंगे, ईटा ए समझ में आया। चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी जो लेते हैं वो लिक्विड मॉलिक्यूल का लेते हैं, सॉलिड का नहीं, ठीक है। और लिक्विड मॉलिक्यूल जो सॉलिड के साथ कनेक्टेड होता है उसका वेलोसिटी वही होता है जो सॉलिड का वेलोसिटी है। जैसे सॉलिड का वेलोसिटी 30, यहाँ लिक्विड मॉलिक्यूल नहीं है, लिक्विड मॉलिक्यूल यहाँ टच किया होगा, तो इसका जो वेलोसिटी होगा लिक्विड मॉलिक्यूल का वही होगा जो सॉलिड अटैच था उसका। तो इसका वेलोसिटी 30, तो इसका वेलोसिटी भी 30, दूसरा लेयर तो यहाँ मिला, इसका वेलोसिटी 10, तो इसका वेलोसिटी भी 10, तो दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी घटाएंगे, 30 माइनस 10 अपॉन बीच का डेप्थ, दिस इज बी, दिस इज ए, घटाने पे बी माइनस, और फोर्स का डायरेक्शन, ये 30 बड़ा है, इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, दैट्स व्हाट राइट, ठीक है। सेम वे फोर्स ऑन लार्जर सिलेंडर निकाल के बताओ, बिगर वाले के लिए फोर्स का वैल्यू बताओ, पहले वाले में कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए।
आ गया? अप्लाई कीजिए, आएगा। एक बार ट्राई करो, गलती होगा तो कोई बात नहीं, सुधार दिया जाएगा, बट गिव इट ए ट्राई फर्स्ट। आ गया? चेक करें। चलो, पहला टर्म ईटा, तो लिक्विड तो इसके पैरेलल जाएगा। सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, बड़े वाले का छोटे वाले का? एरिया का फॉर्मूला ए या बी? बी, बड़े वाले का लेना इनटू लेंथ, लेंथ 1, यूनिट लेंथ के लिए निकालना था। चेंज इन वेलोसिटी, इसका 10, इसका 30, रिलेटिव वेलोसिटी तो वही वो 30 माइनस 10, 30 माइनस 10, और बीच का डिस्टेंस बी माइनस ए, समझ में आया? और डायरेक्शन कौन सा होगा? इसका वेलोसिटी ज्यादा था तो इसमें फ्रिक्शन पीछे लगा, इसमें फ्रिक्शन आगे। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट, ये और डायरेक्शन राइट, और इससे फ्रिक्शन पीछे, इसका मतलब लेफ्ट। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग अलग अलग सिचुएशन में विस्कस फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं यूजिंग द एक्सप्रेशन, फॉर्मूला का अप्लाई कीजिए। ठीक है? अब देखो, विस्कस फोर्स आपको एक स्पेशल पढ़ना है, विस्कस फोर्स ऑन स्फीयर। बताओ, जब स्फीयर चुनेंगे तो दो पॉसिबिलिटी बनता है, क्या? एक हॉलो स्फीयर भी बनता है और एक सॉलिड भी बनता है, तो दोनों में विस्कस फोर्स का फॉर्मूला सेम। अब देखो, ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है कि अगर मान लो एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर, हॉलो हो या सॉलिड उससे कोई मतलब नहीं, इसका एक वेलोसिटी भी है और इस पूरे में लिक्विड है, लिक्विड में वेलोसिटी जाएगा हॉरिजॉन्टल, तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स लगेगा, और इस विस्कस फोर्स का एक फॉर्मूला होगा कॉल्ड 6 पाई ईटा आर वी। वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो साइन नेगेटिव लगेगा, नेगेटिव मतलब वेलोसिटी के अपोजिट। ठीक है? अगेन इस फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं पढ़ना। ठीक है? 6 पाई, पाई का वैल्यू पता है 3.14, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लिक्विड, आर इज द रेडियस, स्मॉल आर बनाया है तो यहाँ भी स्मॉल आर ही होगा, वी इज द वेलोसिटी। बस इसमें खास बात क्या है, ये जो विस्कस फोर्स है वेलोसिटी डिपेंडेंट है, वेलोसिटी जीरो, कोई विस्कस फोर्स नहीं। वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। क्या ये फोर्स कांस्टेंट कहलाएगा? नहीं। तो फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन कभी नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन नॉट अप्लीकेबल। ठीक है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला सॉलिड स्फीयर के लिए वैलिड है और हॉलो स्फीयर के लिए वैलिड है। ठीक है? एक स्पेशल केस देखो, स्पेशल केस में क्या हो गया कि देखो यहाँ पे एक स्फीयर हो गया, ठीक है, और इस स्फीयर को हम लोग एक लिक्विड के अंदर डाल दिए, बस डाल दिए, और लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड के डेंसिटी से कम है, मतलब mg का वैल्यू बॉइंट फोर्स से बड़ा है, क्योंकि लिक्विड के अंदर डालेंगे तो बॉइंट फोर्स भी तो लगेगा, mg इज ग्रेटर देन द बॉइंट फोर्स, तो क्या होगा, ये डूबेगा। तो हम लोग पहले इसका मोशन एनालाइज करते हैं कि इसका मोशन कैसे हुआ, अब मोशन एनालाइज करने के बाद फिर देखते हैं इसमें बाकी टर्म्स का वैल्यू क्या क्या होता है, फिर कैसे निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जब इसको डाल देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू 0। तो एफबीडी में फोर्स कौन कौन सा लग गया, एक mg लगेगा, एक और क्या लग जाएगा, बॉइंट फोर्स, पानी में है, सरफेस होगा तब नॉर्मल, सरफेस नहीं है ना, बॉइंट फोर्स, दो ही फोर्स लगा। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो दो फोर्स लगे दोनों का वैल्यू पहले लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू लिखेंगे तभी कंपैरिजन होगा।
और हम लोग यहाँ कंडीशन क्या ले गए हैं, mg बड़ा है बॉइंट फोर्स से, तो क्या होगा, ये डूबेगा। चलो तो पहले हम लोग पहले mg और बॉइंट फोर्स का वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद डुबाते हैं इसको। और डूबने का प्रोसेस में क्या क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। m इंटू जी, मास का वैल्यू, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये कहलाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड, स्फीयर है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब जी, m के साथ जी भी होगा। चलो बॉइंट फोर्स ऑफ वार्ड अपक्रस, इसका फॉर्मूला लिक्विड का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिस्प्लेस, तो सॉलिड का ही वॉल्यूम लेंगे, सॉलिड का वॉल्यूम स्फीयर है इंटू जी। अब हम लोग को करना क्या बताओ, ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है, नीचे, तो mg बड़ा होगा, तो दोनों में देखो वॉल्यूम जी सेम है, तो डूबेगा कब, जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड, बहुत बढ़िया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब डूबना स्टार्ट, तो डूबना स्टार्ट क्या मतलब, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, जिससे फोर्स आया क्या, ये तो वेलोसिटी पर डिपेंड करता था, लेकिन mg बड़ा है बॉइंट फोर्स से तो नीचे तो जाएगा, तो जैसे ही ये नीचे जाएगा तो थोड़ा वेलोसिटी मिलेगा, द मोमेंट इट गेट्स वेलोसिटी, तो एक विस्कस फोर्स ऊपर आएगा या नहीं आएगा, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला वो कहलाएगा। लेकिन शुरुआत में वेलोसिटी बड़ा मिलेगा या छोटा मिलेगा, छोटा, तो ये वैल्यू भी छोटा। चलो समझने के लिए कुछ नंबर ले लेते हैं, समझना आसान हो जाएगा। सपोज mg का वैल्यू है 100 न्यूटन, ठीक है, और इसका वैल्यू है 70 न्यूटन, ठीक, mg बड़ा रखना था, शुरुआत में वेलोसिटी क्या था, जीरो, ये 100 न्यूटन 70 न्यूटन, बड़ा कौन 100, नीचे फोर्स लगेगा कितना 30, एक्सेलरेशन भी कहाँ नीचे, तो थोड़ा टाइम का वेलोसिटी मिलेगा, तो वेलोसिटी जब मिल गया तो ये फोर्स भी मिलेगा। सपोज इस फोर्स का वैल्यू मिल गया 5 न्यूटन, तो 70 5 75, ये 100, नेट फोर्स 25, अभी भी 25 नीचे है, तो एक्सेलरेशन अभी भी नीचे, तो वेलोसिटी वही की और बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट किया, तो वेलोसिटी बढ़ा तो ये वैल्यू भी बढ़ा, तो फोर्स का वैल्यू 75 ही होगा, क्या और बढ़ेगा 15, बढ़ा ना, बताओ जब ये 15 हो गया तो नेट फोर्स 100 माइनस 70 माइनस 15, कितना घटाओ, अरे 70 प्लस 15 85, 100 में 85 घटाएंगे तो 15, तो पहले शुरुआत में नेट फोर्स कितना था 30, घट रहा है अब 15 हो गया, मतलब फोर्स, नेट फोर्स का वैल्यू कम हो रहा है, तो नेट फोर्स का वैल्यू कम हो रहा है तो इसके एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या वही है या वो भी कम हो रहा है, वो भी कम हो रहा है, एक्सेलरेशन इज आल्सो डिक्रीजिंग, बट फिर से एक्सेलरेशन तो अभी भी नीचे ही है, तो वेलोसिटी और बढ़ेगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगा मतलब ये वैल्यू बढ़ेगा, तो फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा, तो सपोज ये वैल्यू बढ़ के हो गया 25, तो 25 प्लस 70 95, ये 100 था, नेट फोर्स 5, अभी भी एक्सेलरेशन नीचे, तो वेलोसिटी और बढ़ा, तो वेलोसिटी बढ़ा तो ये भी बढ़ा, तो ये बढ़ के अब एक बार 30 भी तो होगा, 30, कछुए जैसे चाल नहीं चलेंगे, एक बार एक एक करके बढ़ाते जा रहे हैं, 30, तो 30 प्लस 70 100, ये भी 100, नेट फोर्स 0, तो नेट फोर्स के बारे में क्या बोलेंगे, अभी तक क्या हुआ, नेट फोर्स पहले मैक्सिमम था, घटते घटते 0 हो गया, पहला कंक्लूजन, एफ नेट डिक्रीजेस टू 0, ठीक है। विस्कस फोर्स के बारे में क्या बोलेंगे बताओ, शुरुआत में कितना था 0, 0 से बढ़ते बढ़ते 30 तक पहुंचा, increases from 0 to maximum value, एक्सेलरेशन का वैल्यू भाई नेट फोर्स इक्वल टू एम है, तो नेट फोर्स अगर घटेगा, घट के 0 हुआ तो एक्सेलरेशन का वैल्यू भी, तो जो ए नेट की कहानी
एफनेट की कहानी वही कहानी एस्पिरेशन की भी होगी, ठीक है। चलो अंतिम सिचुएशन, आगे फोर्सेस बैलेंस, तो नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स जीरो मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो लास्ट सिचुएशन में जब नेट फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा उस समय ऑब्जेक्ट के पास तो एक वेलोसिटी होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट उस कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो नहीं है। हाँ, तो कंडीशन क्या बोलेंगे, फाइनली F net becomes zero and velocity constant. Then object moves with constant velocity called टर्मिनल वेलोसिटी। उस समय ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगा, उस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम कहलाता है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। और उसके बाद जो टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगा दैट विल बी कांस्टेंट, दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज विद द टाइम। आई थिंक पूरा स्टेप समझ में आया कि नहीं, जाते जाएगा कब तक, जब तक जमीन ना मिल जाए, ठीक। अब देखो एक उल्टा सिचुएशन भी पॉसिबल है ना, अगर हम लोग बॉल ऐसा ले तो थोड़ा हल्का हो, प्लास्टिक का बॉल हो, तो बाउंड फोर्स बड़ा या एमजी बड़ा, और ऊपर में देंगे तो जहां छोड़ेंगे वही रह जाएगा, लेकिन वही लेवल पे एकदम ग्राउंड लेवल पे आके छोड़ देंगे तब ऊपर जाएगा, वेलोसिटी ऊपर, वेलोसिटी ऊपर, तो बॉइंट फोर्स भी ऊपर, लेकिन विस्कस फोर्स नीचे। और जैसे जैसे वेलोसिटी मिलेगा विस्कस फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, तो कुछ ऊपर आते आते एक ऐसा टाइम मिलेगा जब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट बोले तो टर्मिनल वेलोसिटी, उसके बाद ये टर्मिनल वेलोसिटी के साथ ऊपर जाना चल कंटिन्यू करेगा, मतलब कुछ समय तक एक्सेलरेशन होगा, स्पीड बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब नेट फोर्स जीरो हो गया तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जाएगा, जिस वेलोसिटी का नाम टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगा। स्टेप्स क्लियर है? हाँ, तो पहले यहां तक लिख लीजिए। एक छोटा सा कैलकुलेशन भी रहता है, कैलकुलेशन बोले तो टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू निकालना भी रहता है। ये ऊपर वाली कहानी हटा दे, ये ऊपर सब लिखे 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 लिखे। देखिए यहाँ पे डिफाइन किया जाए, अगर टर्मिनल वेलोसिटी को बोलेंगे तो इट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन नेट फोर्स ऑन इट बिकम्स जीरो इन विस्कस लिक्विड, मतलब विस्कोसिटी का फोर्स भी होना चाहिए, ठीक है, तो लिक्विड भी होगा तो विस्कोसिटी का फोर्स होगा और नेट फोर्स का वैल्यू भी जीरो होगा और वेलोसिटी का वैल्यू क्या मिलेगा, कांस्टेंट। ये तीन टर्म इन्वॉल्व होना चाहिए आपके डेफिनेशन में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू। तो देखो पहला कंडीशन क्या था, नेट फोर्स शुड बिकम जीरो, तो एफबीडी में सारा फोर्स जीरो, तो एफबीडी में फोर्स कौन कौन सा है, ये दोनों ऊपर, ये वाला mg इक्वल बना देना बस। तो यहाँ बस क्या करेंगे, बॉइंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स शुड बी इक्वल टू mg। तो बता बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले लिखे थे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब जी, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब जी। तो इसको एक साइड ले आते हैं, देखने में अच्छा लगेगा, तो बचेगा 6 पाई ईटा आर वी। अब देखो कॉमन कुछ आएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड
4/3 पाई आर क्यूब। अब ये कोई मामूली वेलोसिटी है या टर्मिनल वेलोसिटी है? टर्मिनल। तो इसको बस v के साथ में vt बना देते हैं ताकि पहचान में आ जाएगा, ये मामूली नहीं है। ठीक है, ये टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। चलो अब कुछ टर्म कैंसिल आउट भी होगा, ढूंढो कौन कौन सा। ये रेडियस आर क्यूब, तो आर स्क्वायर बचेगा, तो पाई पाई जोड़ने की जरूरत नहीं है। और 6 4 2 से कटेगा, इट इज 3, दिस वन इज 2। अब वीटी का वैल्यू, वीटी टर्मिनल वेलोसिटी जो निकालना था, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू 2r स्क्वायर जी, और ये 3 और ये 3 मिलके 9। ये रिजल्ट या तो याद रख लेंगे या फिर जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा वैसे इस फॉर्मूले को अब डिराइव करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें जो आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है इसमें। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ, ये ईटा भी तो आएगा, शुड बी 9 ईटा।